सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ ने एक एक करके एशियन बीस्ट फॉरेस्ट में मौजूद काफी सारे नेदरवर्ल्ड के लोगों को मार डाला था जो उसका शिकार करने आए थे। फिर वो वापस उस ब्लड बोधी ट्री पर लौट रहा था, तभी वहाँ एक फॉरेन रियल का सुप्रीम मास्टर आ गया था जिसका नाम हानमिंग था। उसने श्याओ पर हमला किया और अगले ही पल वहाँ मेंग तियानजिन आ गए थे। उन्हें देखकर श्याओ खुश हुआ और वो श्याओ को अपने साथ वापस चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन श्याओ को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हो। इसीलिए वो बाहर नहीं निकलता और कहता है कि ग्रेट एल्डर, यहाँ चारों तरफ दुश्मनों ने जाल बिछा रखे हैं, पर मेंग तियानजिन कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जंगल के सहारे हम बाहर निकल सकते हैं। इसी बात से श्याओ को पूरा एहसास हो जाता है कि ये असली मेंग तियानजिन नहीं है, इसीलिए वो आगे बढ़ने के बजाय चुपचाप वहीं बैठ जाता है और कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है। मेंग तियानजिन कहते हैं, हुआंग तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुमने पहले ही यहाँ कई सारे दुश्मनों को मारा है और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त की है, अब तुम अपने कबीले के उस पाप को भी आसानी से धो सकते हो, इसीलिए मेरे साथ इंपियल पास लौट चलो। और जैसे ही वो उस शील्ड को छूता है उसका खून निकलने लगता है और वो अपने असली रूप हानमिंग में बदल जाता है। वो मेंग तियानजिन का रूप धारण करके श्याओ को पकड़ना चाहता था। श्याओ कहता है कि तुम इतने बड़े लेवल के मास्टर हो, फिर भी तुमने इतनी घटिया चाल चली, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम एक जूनियर के खिलाफ ऐसी घिनौनी चाल चल रहे हो? इस पर हानमिंग कहता है, हीरो और विलेन होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम मेरे दुश्मन हो और मुझे तुम्हें हर हाल में पकड़ना है। और वो फ्रीजिंग स्पेल को एक्टिवेट कर देता है जो इतना ज्यादा तेज था कि वो पूरी जगह को बर्फ में जमाने लग जाता है। श्याओ जल्दी से अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करता है, पर वो बर्फ उसकी बॉडी को भी जमाने लगती है और वो कहता है, लड़के तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मेरी ये टेक्निक तुम्हारी ट्रू एनर्जी के साथ तुम्हारे खून को भी फ्रीज कर देगी, जिससे तुम धीरे धीरे तड़प कर मरोगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो और मेरे गुलाम बन जाओ। हमारे एशियन एंसेस्टर्स तुम में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, हो सकता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दें। श्याओ से कहता है, तुम शुक्र मनाओ कि मेरे मास्टर यहाँ नहीं आए, वरना तुम्हें ये बातें बोलने का मौका भी नहीं मिलता। इस पर हानमिंग बोलता है, मेंग तियानजिन की आखिर फिक्र भी कौन करता है? अगर आज वो यहाँ आ भी गया तो भी वो मेरा शिकार बन जाएगा। और वो और तेजी से श्याओ की बॉडी को जमाने लगता है, पर तभी वहाँ एक आवाज आती है, वाकई क्या ऐसा है? वॉइड को चीरते हुए असली मेंग तियानजिन वहाँ गए थे। श्याओ ने देखकर काफी खुश होता है और वो समझ जाता है कि उसके मास्टर अभी अपनी पीक फॉर्म में है और वो एक इमोर्टल मास्टर थे। उनके ऑरा से ही सुनहरी बारिश होने लगती है और वो सारी बर्फ पिघल जाती है। हानमिंग बोलता है, मेंग तियानजिन तू खुद यहाँ चला आया, लगता है तू अपनी ही कब्र खोदने आया है। मेंग तियानजिन उस पर हमला करने बढ़ते हैं, पर वो अपने आइज शार्ट की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेंग तियानजिन आसानी से उस बर्फ को तोड़ देते हैं और उस पर एक पावरफुल स्लेज से वार करते हैं, जिससे हानमिंग उस हमले को झेल नहीं पाता और गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर जाता है। श्याओ काफी खुश होता है कि उसके मास्टर की ट्रू पावर वाकई कमाल की है। मेंग तियानजिन कहते हैं, श्याओ बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा, और वो अपनी शक्ति से श्याओ को अपने पास ले लेते हैं और कहते हैं, चलो अब हमें जल्दी से इंपियल पास लौटना है। और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तब एक आवाज आती है, अगर तुम इसे बचाने आए हो तो आज खुद तुम भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और उन पर एक हैंड अटैक होता है, पर मेंग तियानजिन उस हमले को आसानी से काट देते हैं, लेकिन ये स्वॉर्ड अटैक इतना पावरफुल था कि 9 हेवन 10 अर्थ के सभी लोग इसे देख पा रहे थे और उन्हें एहसास होता है कि सीनियर मेंग तियानजिन की पावर कितनी ज्यादा भयानक थी। वहाँ पर 4 और फॉरेन रियल के सुप्रीम भी लड़ने के लिए आ गए थे, जिनके नाम जीटिंग, मास्टर लियो ली, मास्टर कोंगतुओ और साथ ही युगु भी था। यानी 5 फॉरेन रियल के सुप्रीम मेंग तियानजिन का शिकार करने आए थे और 9 हेवन 10 अर्थ के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि फॉरेन रियल में कब से ग्रेट एल्डर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना भी इंपियल पास पर हमला करने के लिए भेज दी थी। इसीलिए एम्परर कहते हैं, हमें बॉर्डर की रक्षा करनी होगी जब तक कि ग्रेट एल्डर वापस लौटकर नहीं आ जाते, और वॉर फ्लैग को लड़ने के लिए बाहर निकाल लेते हैं। वहीं सबसे पहले मेंग तियानजिन के सामने ईगो आता है और वो उन पर दबाव डालने लगता है। श्याओ की लेवल अभी कमजोर थी, इसीलिए उस पर भी उस भयानक आभा का तेज प्रेशर पड़ रहा था। मेंग तियानजिन कहते हैं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम्हें सुरक्षित वापस लौटाने पर होगा, इसीलिए तुम डायमेंशनल केव के अंदर रहो ताकि पूरी तरह सुरक्षित रह सको। दरअसल वो एक तरह की स्टोरेज केव थी। श्याओ कहता है,
आप अपना ख्याल रखिए। मेंग तियानजिंग यीगू के हमलों से बचते हुए सीधे उसके क्लोज कॉम्बैट्स में भिड़ जाते हैं और कुछ ही वारों में उसे दूर फेंक देते हैं। इसके बाद वो उस इलाके से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर यीगू फिर से उनका रास्ता रोक लेता है। उसी समय पीछे से हान मिंग भी उन्हें घेर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो क्यों ना थोड़ी बातचीत कर ली जाए। मेंग तियानजिंग शांत स्वर में कहते हैं, तो तुम लोगों ने आगे और पीछे दोनों तरफ से मुझे घेर लिया है। इतना कहते ही हान मिंग एक जोरदार हमला करता है, जिसका झटका डायमेंशनल केव के अंदर मौजूद शियाओ तक महसूस होता है। शियाओ समझ जाता है कि फॉरेन रियल्म के लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जबकि मेंग तियानजिंग का पूरा ध्यान सिर्फ उसे सुरक्षित निकालने पर है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं ग्रेट एल्डर की मदद कर सकूं। तभी उसके हाथ में मौजूद सड़ा हुआ वुडन बॉक्स चमकने लगता है। शियाओ को तुरंत एक ख्याल आता है, ये वुडन बॉक्स बेहद मजबूत है। अगर ये ग्रेट एल्डर के पास होगा तो उनकी डिफेंस कई गुना बढ़ जाएगी। और वो तुरंत वो वुडन बॉक्स मेंग तियानजिंग को दे देता है। अब मेंग तियानजिंग अपनी तलवार की मदद से एक विशाल फॉर्मेशन बनाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन हान मिंग और यीगू उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी बाकी तीनों सुप्रीम मास्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेंग तियानजिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दरअसल उन्होंने यहाँ से निकलने का तरीका पहले ही सोच रखा था। वो अपनी तलवार पूरी ताकत से फेंकते हैं और उसे सीधे सेकंड अंडर द हेवन के सामने गाड़ देते हैं। अगले ही पल उस जगह का भयानक दबाव सक्रिय हो जाता है। सेकंड अंडर द हेवन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सभी फॉरेन रियल में एक्सपर्ट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मेंग तियानजिंग 9 हेवन 10 अर्थ के निवासी थे, इसीलिए उस दबाव का उन पर कोई असर नहीं हुआ और इसी मौके का फायदा उठाकर वो आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। शियाओ ये सब देखकर मन ही मन कहता है, ये एशियन बिस्ट फॉरेस्ट सचमुच बेहद रहस्यमयी है। अगली बार मैं इसे जरूर एक्सप्लोर करूंगा। उधर कुछ ही देर बाद वो सभी फॉरेन रियल में मास्टर भी सेकंड अंडर द हेवन के दबाव से मुक्त हो जाते हैं और तेजी से वहां से निकलकर इंपियल बॉर्डर के बाहर मौजूद विशाल बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां मेंग तियानजिंग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने भी आज ठान लिया है कि जब तक तुम में से एक या दो को यही नहीं मार देता, तब तक मैं खुद को वॉरियर मास्टर कहलाने के योग्य नहीं समझूंगा। इस पर पांचों सुप्रीम एक साथ कहते हैं, आज हम भी यहाँ तुम्हें मारने ही आए हैं। इतना कहते ही यीगू अपने स्पीयर से हमला करता है, लेकिन मेंग तियानजिंग उस वुडन बॉक्स की मदद से उसके हमले को आसानी से रोक लेते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। लिवली कहती है, तो यह वही वुडन बॉक्स है जिसकी तलाश हमारे एशियन एंसेस्टर्स सदियों से कर रहे थे। जी टिंग तुरंत कहता है, इसे मारकर किसी भी कीमत पर वो वुडन बॉक्स हासिल कर लो। अब पांचों एक साथ मेंग तियानजिंग पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मेंग तियानजिंग उनके हर एक हमले को उसी वुडन बॉक्स की मदद से रोकते जा रहे थे। फॉरेन रियल के सभी एक्सपर्ट हैरान थे कि आखिर ये वुडन बॉक्स इतना मजबूत कैसे हो सकता है। उधर इंपियल पास के बाहर इस भीषण युद्ध की वजह से लगातार आसमान से तारे टूट रहे थे और चारों तरफ प्रलय जैसे कैटाक्लिस्मिक बदलाव दिखाई दे रहे थे। तभी कोंग तुओ अपना मैजिक पाउच निकालता है, जिसमें इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स तक को निगल जाने की क्षमता थी। उसका सामना करने के लिए मेंग तियानजिंग मैप ऑफ 10 वर्ड्स निकालते हैं, जो एक शक्तिशाली डिफेंसिव इमोर्टल आर्टिफैक्ट था। वो उससे एक विशाल डिफेंस बैरियर बनाकर मैजिक पाउच को रोक लेते हैं, लेकिन उसी समय जी टिंग अपना पर्पल गोल्ड हैमर निकालकर हमला शुरू कर देता है। साथ ही कोंग तो अपना स्काई बर्निंग फर्नेस भी बाहर निकाल लेता है। अब तीन इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स एक साथ मेंग तियानजिंग पर हमला कर रहे थे। इन इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स की टक्कर से पूरा बैटलफील्ड और इंपियल पास कांप उठता है। यह देखकर इंपियल पास के सभी लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग मिलकर एक साथ हमला कर रहे हैं। इसके बाद सभी एल्डर्स मेंग तियानजिंग की मदद के लिए उन हमलों को रोकने लगते हैं और उनकी सहायता के लिए इमोर्टल किंग श्राउड भेजते हैं, वही पवित्र ध्वज जो एक इमोर्टल के रक्त से सना हुआ था। उधर शियाओ भी अपने डालो इमोर्टल स्वॉर्ड निकाल कर मेंग तियानजिंग को सौंप देता है ताकि वो पूरी ताकत के साथ युद्ध कर सके। अब इन तीनों इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स की मदद से मेंग तियानजिंग फॉरेन रियल के इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स का डटकर सामना करने लगते हैं। इन दिव्य अस्त्रों की टक्कर से एक अलग ही बैटल वर्ल्ड बन जाता है। यीगू कहता है कि तुम हेवन एंड अर्थ के ग्रेट पाथ से अलग हो, इसलिए अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। लियो ली भी कहती है, तुम्हारे 9 हेवन के नियम बहुत कमजोर हैं और हम पांचों ग्रेट पाथ के धारक हैं। तुम्हारी ये कमजोर बॉडी ज्यादा देर तक हमारा सामना नहीं कर पाएगी। ये सुनकर मेंग तियानजिंग अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। वो
अपनी बॉडी एज द सीट प्रकट करते हैं। हालांकि वो अभी उसकी परफेक्ट स्टेज तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसकी शक्ति फिर भी बेहद भयानक थी। उसे देखते ही पांचों सुप्रीम समझ जाते हैं कि मेंग तियानजिंग इतने आत्मविश्वास के साथ क्यों लड़ रहे थे। उधर शियाओ भी खुश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ग्रेट एल्डर बॉडी एज द सीट के मार्ग पर एक और स्तर आगे बढ़ चुके हैं और उसी ग्रेट पाथ की नींव उन्हें इतनी अपार शक्ति दे रही है। लिउली कहते हैं कि अब हमें समझ आया कि तुम वांग को बचाने क्यों आए, क्योंकि तुम दोनों एक ही ब्लड लाइन और एक ही ग्रेट पाथ पर चल रहे हो। जीटिंग दांत पीसते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो, ये अकेला हम पांचों से कभी नहीं जीत पाएगा। इतना कहते ही पांचों फॉरेन रियल में सुप्रीम एक साथ मेंग तियानजिंग पर टूट पड़ते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी बदल देगा। अगर पार्ट 3 चाहिए तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। सबसे पहले वही देखेगा जो अभी सपोर्ट करेगा।